सामने खड़े होकर, तो वो हो गया लेक्चर नोट्स, के अंदर लेक्चर से नोट्स बनाए। अब टेक्स्ट नोट्स है जो हम बुक्स और जर्नल्स से बनाते हैं, मतलब मेन पॉइंट उठाते हैं। The text notes can be divided into bibliographical subject notes. For bibliographical notes, cards of 3x5 size should be bought and kept in card boxes. There should be an index of cards also. तो cards में क्या क्या होना चाहिए? Call number, author and the title of the book, edition and publisher, library contents. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप कार्ड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के पास बिब्लियोग्राफिकल कार्ड्स हैं, उसी प्रकार से उसके पास सब्जेक्ट नोट कार्ड्स भी होने चाहिए। उसका भी एक सिस्टम है, जैसे कार्ड 5x8 साइज़ का होना चाहिए, एक कार्ड में एक आइडिया, फैक्ट और कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और हर कार्ड में उसके टॉप पर हेडिंग होनी चाहिए और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर कार्ड में। ये भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि जो कार्ड में उसने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो पैराफ्रेज फॉर्म में थी या वर्बैटिम कोटेशन में थी। अगर बहुत सारे कार्ड हैं तो उनको लेबल कर दीजिए ABC 1 2 3 में। एक एग्जांपल दिया हुआ है सब्जेक्ट नोट कार्ड का। सब्जेक्ट नोट कार्ड में टाइटल जो है बुक का उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिब्लियोग्राफिकल नोट में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर हेडिंग ऑफ द चैप्टर, ऑथर्स नेम और इंडेक्स नंबर बस लिखना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंस है नोट की प्रिपरेशन करने का? नहीं, क्या देखो, ज़रूरी क्या है कि नोट को आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, है ना। अब आपको टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना पब्लिशर का नाम और ना ही पब्लिकेशन ईयर। ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो ये बहुत नया टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि किसी ने ना तो पढ़ाया, है ना, सिलेबस में भी नहीं था, और ना ही हमको कोई गाइड करता है। सब कुछ हमको अपने मन से ही करना पड़ता है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि लगता है कि सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े। अब हम जब कोई भी टॉपिक है हमारे रिसर्च का, तो हम अगर किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो जो वर्ड, जो सेंटेंस या जो पैराग्राफ हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हम समझते हैं कि हाँ यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो उसमें रहते हैं उन चीज़ों में। तो हमको लगता है कि डायरेक्ट रिलेशन है। वो सीधे कंक्लूजन में इंटरेस्टेड रहता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं देखता है, फैक्ट नहीं देखता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो आप कमेंट कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, आपको उसका प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन, ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से लिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको जिस पेज पर जो इम्पोर्टेंट लगे उसमें आप किसी भी तरीके से आप मार्क कर सकते हो। स्लिप लगा दीजिए, उस पेज को मोड़ दीजिए, है ना। अलग अलग कलर के आप जो स्लिप्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो जब आप एक बार पूरी बुक पढ़ लोगे तो फिर आप उस बुक को देखिए कि आपने कहाँ कहाँ मार्क लगाया था और उनके नोट्स बना लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी समस्या ये है कि कहाँ पर पैराफ्रेज करें और कहाँ पर कोटेशन लिखें। जो एक थीसिस है, यदि उसमें बहुत सारे कोटेशंस होंगे तो वो इल वर्क्ड पैसेज लगेगा, मतलब अच्छा काम नहीं माना जाएगा। उन्हीं पैसेज को कोट करना चाहिए जिनको आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते हो, या जिनके बारे में विश्लेषण किया जाना चाहिए या डिस्कशन किया जाना चाहिए। तीसरी समस्या ये आती है कि हम नोट्स कितना बनाएं, कितना लिखें। तो मेरे हिसाब से नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको आगे कब काम आने वाली है। मान लीजिए आपको पहले जो आप लिख रहे हो तो आपको बड़ी गुस्सा आ रही है कि इसका क्या काम है लिखने का, लेकिन अभी आप लिख रहे हो, फिर बाद में आपको वही इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी, बहुत यूज़फुल लगेगी। लास्टली द स्टाइल ऑफ टेकिंग नोट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है कि स्टाइल क्या होना चाहिए। हमको अपने एब्रीविएशंस यूज़ करने चाहिए। तो देखो, जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि समझना हमें है। तो जो रिसर्चर है वो स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस भी यूज़ कर सकता है और अपने भी बना सकता है। तो कुछ यहाँ पर एब्रीविएशंस दिए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। और जैसे वो खुद के भी एब्रीविएशंस यूज़ कर सकता है। तो जैसे SHD डॉट शुड के लिए लिख दिया, CD डॉट कुड के लिए लिख दिया, WW फॉर वर्ड्सवर्थ के लिए लिख दिया, है ना। तो ऐसे लिखना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप खुद ना कंफ्यूज हो जाओ। ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आप लिखें खुदा बाँचे वाली जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो टूल है वो है साइंटिफिक टूल्स। साइंटिफिक टूल्स में जॉनसे सैंडर्स ने ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, माइक्रोस्कोप, लवी बॉन्ड टिंटोमीटर ग्लासेस,
को इंक्लूड किया है। ये सारे उनके साइंटिफिक टूल्स की लिस्ट में आते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ तब किया जाता है जब किसी बुक में फेंट लेटर्स हों, मतलब धुंधले हों, साफ साफ ना दिखाई दे रहे हों, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता उस समय होती है ना। अब हमको किसी मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करनी है तो उन्होंने बोला कि फ़ोटो स्टैट मशीन का यूज़ करो, जो आज के समय में इतना डेवलप होकर, जिसको हम जेरोक्स मशीन कहते हैं, मतलब फ़ोटो कॉपी वाली मशीन, जैसे फ़ोटो कॉपी होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कॉपी चाहिए किसी मैन्यूस्क्रिप्ट की तो आप फ़ोटो कॉपी करा लो उसकी। और जो कलर है इंक का, वो कंपेयर किया जाता है लवी बॉन्ड टिंटोमीटर ग्लासेस से, मतलब कि उस इंक को देखा जाता होगा कि ये कितनी पुरानी है और उससे मालूम चल जाता होगा उस ग्लास से, तो इसीलिए उससे कंपेयर किया जाता था। और जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो किस में प्रयोग किए जाते हैं? हैंड राइटिंग को एग्जामाइन करने के लिए, स्पेशली फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटेक्टिंग फॉर्जरीज, मतलब कि कोई धोखाधड़ी वाला काम तो नहीं हुआ। इन ट्रांसक्राइबिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इन डिस्कवरिंग द कंपोजिशन ऑफ पेपर। और कैमरे का तो यूज़ मैंने नहीं बताया, उसका ही बता देती हूँ कि अगर मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत डेलिकेट है तो एक अच्छा कैमरा, गुड कैमरा जो है उसको आप ऐसे फिट करिए और उससे आप फोटोग्राफ ले लीजिए, फिर एक उसको मोशन पिक्चर फिल्म की तरह आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो पूरा टेक्स्ट होगा वो एक माइक्रो फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगा और किसी लाइटिंग डिवाइस की मदद से हम उसको पढ़ सकते हैं। भारत में ये सारी साइंटिफिक डिवाइसेस जो हैं इनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अब कुछ लेखकों ने लिखना बंद कर दिया है और उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि एक क्रिटिकल और डेफिनेटिव एडिशन निकाला जाए या लिखा जाए, तो ये डिवाइसेस इस तरीके से काम आ सकती हैं। ये तो थी सैंडर्स की लिस्ट में कि साइंटिफिक टूल्स क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, माइक्रोस्कोप और लवी बॉन्ड टिंटोमीटर ग्लासेस। लेकिन कुछ राइटर्स हैं, कुछ और क्रिटिकल राइटर्स हैं जो रिव्यू करते हैं, तो उनका मानना है कि जो सैंडर्स हैं और ऑल्टिक जो हैं इन्होंने बायोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफी और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को फोकस करके ये टूल्स दिए हैं। उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी को इग्नोर कर दिया है। जो ज़्यादा बच्चे इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं और इन्हीं में से अपना कोई रिसर्च टॉपिक चुनते हैं। तो और भी कुछ टूल्स बताए हैं कि इन सब के अलावा भी और कुछ टूल्स होने चाहिए। तो जैसे पहला है टेप रिकॉर्डर। पहले क्या होता था कि रिकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की होती थी, तो जैसे प्ले की, किसी नाटक की रिकॉर्डिंग है, किसी पोएम की रिकॉर्डिंग है, तो एक डिस्क होती थी प्लास्टिक की, उसमें की जाती थी। लेकिन अब वो कैसेट में भी अवेलेबल होने लगी है ना, जो काफ़ी लाइट और हैंडी होती हैं। तो जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी कि टेक्स्ट भी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो हमारे सामने चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जो मॉडर्न पोएट्स हैं उन्होंने अपनी पोएम को रिकॉर्ड किया है और उनकी कैसेट अवेलेबल है। जैसे कि मैंने एक बार टी.एस. इलियट की आवाज़ में कोई एक पोएम सुनी थी विकीपीडिया में, तो उन्होंने कोई पोएम रिकॉर्ड की थी, तो उससे ये मालूम चलता है कि पोएम को पढ़ा कैसे जाए, क्या रिदम होना चाहिए पढ़ने का। तो जहाँ आपको मिले तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपको ये मालूम चलेगा कि पोएट ने किस एटीट्यूड में लिखी है वो अपनी पोएम और उसको वो किस तरीके से पढ़ रहा है। तो मैंने टी.एस. इलियट की सुनी थी एक बार, तो उससे मुझे ये बात सच है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कि वो अपने जब मुँह से बोल रहे हैं तो वो अलग ही चीज़ हो जाती है। तो इससे एक और काम होगा कि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही बोलो, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग होता है, हमारा एक्सेंट अलग होगा, है ना। ब्रिटेन का अलग होता है, अमेरिकन का अलग होता है और इंडिया का अलग होगा। लेकिन आप जब सुनोगे तो आपको कम से कम समझ में तो आएगा कि हाँ अच्छा ये इसने ये बोला है। तो ये सभी रिसर्च स्टूडेंट को करना चाहिए। दूसरा है टेलीविज़न एंड VCR, है ना। बहुत सारी फिल्म जो हैं वो लिटरेचर्स के वर्क पर बन चुकी हैं। यदि पोयम पढ़ने और सुनने के लिए बनी है तो कोई भी नाटक जब तक स्टेज में परफॉर्म ना किया जाए, जब तक हम किसी प्ले की परफॉर्मेंस ना देख लें, जब तक हम उसको पढ़ ना लें, तब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी ड्रामा है, वो एक विजुअल आर्ट है, उसको देखने में ही मज़ा आता है। और जब तक कोई चीज़ हम देख ना लें वो हमको अच्छे से समझ में भी नहीं आती है। जैसे इंडियन लिटरेचर में R.K. नारायण के द्वारा जो एक वर्क है द गाइड, उस पर एक फ़िल्म बनी है। उसको अगर कोई देख ले तो उसको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। हैमलेट पर फिल्म बनी है, उसको देख ले तो लोगों को वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब चौथा जो टूल्स है उसका नाम है टेक्सचुअल एनालिसिस, है ना। ये दो ही जो एक्स्ट्रा थे वो यही थे कि टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न एंड VCR। अब ये जो चौथा टूल है टेक्सचुअल एनालिसिस, हमने पहले 3 पढ़ लिए, बिब्लियोग्राफी, नोट सिस्टम, साइंटिफिक टूल्स, और चौथा है टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस जो है वो फोर्थ है। टेक्सचुअल एनालिसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिसर्च इन लिटरेचर। By textual analysis, we are able to demonstrate how the different components of a literary text are related to one another and how the entire whole is dependent for its meaning on its part and yet has a meaning independent of them,
है ना। बहुत सारे स्कॉलर्स और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने पोएम के एनालिसिस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना, है ना। उसकी ऑथर को और उसकी बायोग्राफी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और ये किसके कारण हुआ था, ये सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, आई.ए. रिचर्ड्स ने। उन्होंने ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दिया था लिटरेचर में, और उन्होंने बोला था कि जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ें तो हमको 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग को ध्यान में रखना है। पहला सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। उनके जो फॉलोअर्स थे, स्पेशली जेम्स रीव्स, एच कॉम्स एंड एच बर्टन, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पोइट्री और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा में इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। और आर हेलमैन के साथ भी इन्होंने एक बुक लिखी है, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, है ना। और इतने अच्छी से लिखी है दैट दीज बुक्स आर स्टिल आर मॉडल। टेक्सचुअल एनालिसिस से मतलब टेक्स्ट के वर्ड और उसके सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर से है। वर्ड्स की कैटेगरी में ये क्या एनालाइज करेगा, सिम्बली, मेटाफर, मेटोनमी, आयरनी, इमेजरी, सिम्बोलिज्म एंड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच। दूसरे ग्रुप में आएगा मीटर सिस्टम, स्टैंजा फॉर्म, जिसको वर्सिफिकेशन बोलते हैं ज़्यादातर। आ लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट इज एन इमेजिनेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। The creative writer does not write about an idea, experience, feeling, or emotion like an average man. His use of language is never referential. It is always emotive. The desired effect is made by means of simile, metaphor, metonymy, irony, paradox, imagery, symbolism, backgrounding and foregrounding. अब जो एक लिटरेचर का स्टूडेंट है और वो टेक्सचुअल एनालिसिस करना चाहता है तो उसको इन लिटरेरी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं पोइट्री, है ना, ड्रामा, नॉवल, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, सटायर, पैरोडी और एलिगरी। यानी फॉर्म क्यों कहा गया, क्योंकि आप किसी भी बात को आप पोइट्री के जरिए कह दो, ड्रामा के जरिए बता दो, नॉवल के जरिए बता दो, निबंध लिख दो, छोटी सी कहानी लिख दो, किसी पे व्यंग कर दो, है ना, पैरोडी या एलिगरी। तो ये फॉर्म में आप किसी भी आकार में अपनी बात को डाल सकते हो। अब दूसरा जो है वो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में कितने प्रकार की पोइट्री के फॉर्म्स होते हैं, जैसे एपिक, मॉक एपिक, है ना। मॉक एपिक में आ जाएगा जैसे द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई थी। नैरेटिव पोइट्री होती है ओड, लिरिक, सोनेट, बैलेड, एलिजी, पेस्टोरल एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और मेलोड्रामा, ठीक है। तो ट्रेजिडी होता है, कॉमेडी होता है और ट्रेजी कॉमेडी होता है, और बर्लेस्क होता है ना, बर्लेस्क। फॉर्म्स ऑफ नॉवल, नॉवल कितने प्रकार के होते हैं, हिस्टोरिकल नॉवल, सोशल नॉवल एंड साइंटिफिक फिक्शन। फिर है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, एलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। एजोनेंस में वॉवल साउंड का या वॉवल जो वर्ड है वो बार बार आएगा, और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार आएगा, ठीक। फिर है इमेजरी, कॉन्ट्रास्ट एंड जक्सटापोजिशन, आयरनी, पैराडॉक्स, पैरेललिज्म, फोरग्राउंडिंग, बैकग्राउंडिंग, रेपिटेशन, मोटिव या लेट मोटिव। आगे है एम्पैथी, टोन, टोन में भी ओवरटोन या अंडरटोन। फिर मेटाफर, मेटोनमी, सिनेडोके, सिंबोलिज्म और रिफ्रेन। तो स्टाइल, कैसी स्टाइल होगी आपकी, वो हो सकती है नेचुरलिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, मैजिक रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म एंड इंटीरियर मोनोलॉग। अब देखो इंग्लिश पोइट्री में ना वेरिफिकेशन जो है वो 2 प्रकार से होता है, या तो मीटर सिस्टम या स्टैंजा फॉर्म। तो इंग्लिश पोइट्री में 6 प्रकार के मीटर होते हैं। आयम्बस, जिसमें जो पहला सिलेबल है वो वीक होता है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर है ट्रॉकी। ट्रॉकी में क्या होता है कि पहला स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा वीक होता है सिलेबल। एनापेस्ट में क्या होता है, इसमें पहले 2 सिलेबल हैं वो वीक होंगे, फिर स्ट्रॉन्ग होगा लास्ट वाला, ठीक है। डेक्टाइल में और इसका जस्ट अपोजिट होता है, पहला वाला स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी के 2 वीक होंगे। फिर फायरस, फायरस में दोनों ही सिलेबल वीक होते हैं, ठीक है। स्पॉन्डी में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये मीटर्स थे, जिसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो आयम्बिक जो मीटर है, और ट्रॉकी जो है ये ज़्यादा फेमस है। अब देखो पोइट्री कैसे बनेगी, है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले होता है सिलेबल, मतलब वो वर्ड का भी एक पार्ट है, तो सिलेबल होता है। फिर उससे बनेगा फीट, फीट से बनेगी लाइन, लाइन से फिर बनेगा स्टैंजा, फिर स्टैंजा से बनेगी पोइट्री। तो कुछ स्टैंजा टाइप हैं, जैसे पहला मोनो स्टिच, एक लाइन का स्टैंजा है तो उसको मोनो स्टिच बोलेंगे। कपलेट, कपलेट 2 लाइन का होता है, ठीक है। और टर्सेट 3 लाइन का स्टैंजा है, इसको ट्रिपल भी बोल देते हैं। क्वार्टरेन 4 लाइन का स्टैंजा होता है। सिनक्वेन या क्विंटेन, ये जब वो स्टैंजा 5 लाइन का होता है तब उसको सिनक्वेन बोलेंगे। सेस्टेट 6 लाइन का होता है। सेप्टेट 7 लाइन का होता है। और ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन का होता है। अब होता है हीरोइक कपलेट।
तो कपलेट तो है लेकिन वो हीरोइक है, तो इसका मतलब ये कब यूज़ होगा, जब हम किसी की वीरता बता रहे होंगे या हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो हीरोइक कपलेट होता है। जैसे द कैंटरबरी टेल्स जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। द टेक्सचुअल एनालिस्ट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू द पार्ट्स but knows that their importance lies in their relation to the poem, which is an organic whole. In his analysis, he demonstrates how the irrelevant local texture enriches the logical structure of the poem. He will not be led astray by the beauty of an image, an expression, or a line, but will examine it in the total structure of the poem. The concluding lines of Yeats among school children give us an idea of the nature of a work of art. O chestnut tree, great rooted blossomer, are you the leaf, the blossom, or the bowl? The chestnut is all the three, and yet more than that. A poem is its words, its syntactical structure, its stanza form, and its argument, but it is something more than its part. It is an organic whole, the verbal icon. The textual analysis discovers and demonstrates the truth. उससे मतलब हमको नई चीज़ मालूम चलेगी, जो चीज़ हमें नहीं मालूम थी उसके बारे में भी मालूम चलेगा, और टेक्सचुअल एनालिसिस हमें सच बताएगी।